बस चंद घंटे बाद भारत की गौरव गाथा में एक बड़ा और नया अध्याय जुड़ने वाला है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने वाला है और इस ऐतिहासिक मुकाम तक हम पहुंचे कैसे, इस मौके पर जश्न की क्या तैयारियां हैं, ये तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 टीका पर। कोरोना के खिलाफ जंग में देश आज एक बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहा है। भारत आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर लेगा। सरकार ने इस मौके को खास बनाने के लिए बड़े जश्न की तैयारी की है। बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की जाएगी। देश की ऐतिहासिक इमारतों को विशेष लाइटिंग की जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज पूरा होने पर आज लाल किले की प्राचीर पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास होगा। तिरंगे की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है और इसका वजन करीब 1400 किलो है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे और फ्रंट लाइन वर्कर रमाकांत से मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड रमाकांत सबसे पहले कोविड की पहली और दूसरी डोज लेने वाले फ्रंट लाइन वर्कर हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पीएम उन डॉक्टर से भी मिलेंगे जिन्होंने कोविड की पहली डोज ली थी। वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाए जाने पर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 100 किलो लड्डू बांटेंगे। मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता और विभिन्न अस्पतालों में जाएंगे और फ्रंट लाइन वर्कर का सम्मान करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन बूथ का दौरा करेंगे। देश में इस साल 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और पीएम मोदी की अगुवाई में भारत मात्र 10 महीने में उपलब्धि हासिल करने वाला देश बनने की कगार पर है। करीब 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज तक पहुंचना असंभव का संभव होना लगता है। देश में सबसे ज्यादा 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज उत्तर प्रदेश में लगी है। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का नंबर आता है। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की करीब 2 करोड़ डोज लग चुकी है। लोगों ने ज्यादातर मेड इन इंडिया वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज ली है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया था। इस दिन 24 घंटे में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था। इस वर्ष 16 जनवरी को देश में फ्रंट लाइन वर्कर से टीकाकरण के सफर की शुरुआत हुई थी और 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई। जनवरी में 33.5 लाख वैक्सीन की डोज लगी। इसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। पिछले महीने 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बीच कोरोना दम तोड़ रहा है। कल कोरोना के करीब 18,000 नए केस सामने आए। वहीं करीब इतने ही मरीज स्वस्थ हुए। 24 घंटे में 160 लोगों की मौत हुई है। इस समय देश में कोरोना के करीब 1,72,000 एक्टिव केस हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जारी है सेना का बड़ा अभियान। कितने आतंकवादी ढेर हुए, लश्कर के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कैसे मार गिराया और एनआईए की छापेमारी में आतंकवादियों के खिलाफ क्या सुराग मिले। देश के दुश्मनों के खिलाफ जारी अभियान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 आतंक से युद्ध। जम्मू कश्मीर में सेना ने अब आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली। कल देर रात कुलगाम में हुई मुठभेड़ में 2 और आतंकी मारे गए। इसमें लश्कर तैयबा का जिला कमांडर गुलजार अहमद रेशी भी शामिल है। कुलगाम में ढेर हुए दोनों आतंकी 17 अक्टूबर को वानपोह में बिहार के मजदूरों की हत्या में शामिल थे। इससे पहले शोपिया के तरगढ़ इलाके में हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। इसमें एक आतंकवादी की पहचान आदिल वानी के रूप में हुई, जो 2020 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। आदिल वानी कुछ दिन पहले यूपी के सहारनपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या में भी शामिल था। शोपिया में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के जवान करणवीर सिंह शहीद हो गए और 2 अन्य जवान घायल हुए। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इलाके में 3 आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था। सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के 3 जवान घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई। शहीद करणवीर सिंह मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचेगा। करणवीर सिंह महज 24 साल के थे। परिजनों को जैसे ही उनकी शहादत की खबर मिली, घर में मातम छा गया। शहीद करणवीर सिंह के पिता सन 2000 में सेना के सूबेदार पद से रिटायर हुए थे। पिता ने बेटे की शहादत पर फख्र जताया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। मेंढार के जंगलों में सुरक्षा बलों के जवान लगातार 11वें दिन भी डटे रहे और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। कल सेना की फायरिंग का आतंकियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 हफ्तों के भीतर सेना 15 आतंकियों को ढेर कर चुकी है।
मिंडार के भाटादूड़िया जंगल में आतंकियों को खोजने के लिए आग लगाने वाले गोले भी बरसाए जा रहे हैं। ये गोले आतंकियों के संभावित ठिकानों के पास फेंके गए। इससे झाड़ियों के झुरमुट जल रहे हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की चुनौती को देखते हुए इस ऑपरेशन को विशेष एहतियात के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में एनआईए भी बड़ी पैमाने पर छापेमारी कर रही है। कल श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अवंतीपोरा, सोपोर और कुलगाम समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां एजेंसियों के निशाने पर आतंकी संगठन और उनके मददगार हैं। कश्मीर में पिस्टल की मदद से जिस तरह सिविलियन को मारा गया है, उससे जांच एजेंसियों के सामने कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। क्या टारगेट किलिंग का टास्क लोकल युवाओं को दिया गया है? घाटी में पत्थरबाजी के चलते जिन युवाओं के खिलाफ केस दर्ज हुए थे, उन पर खास निगाह रखी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में घाटी में करीब आधा दर्जन नए आतंकी संगठनों का नाम सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल किश्तवाड़ से लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक संयुक्त नाके पर इसकी गिरफ्तारी की। आतंकी के पास से एक ग्रेनेड भी बरामद हुआ है, जो पाकिस्तान से लश्कर के एक आतंकी ने भेजा था। गिरफ्तार आतंकी सुहेल अहमद भट्ट डोडा जिला का रहने वाला है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एलएसी पर कहां तैनात की बोफोर्स तोप। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी कहां दिखे चीन की साजिश के सबूत। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान का एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रहना तय। और पाकिस्तान के वकीलों ने इमरान सरकार को क्यों घेरा। दुश्मन देशों की बड़ी साजिशों से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। अरुणाचल प्रदेश में चीन के हर एक्शन पर भारत की पैनी नजर है। उसकी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। तवांग सेक्टर के बुमलाव बॉर्डर पर भारत ने बोफोर्स तोप की तैनाती की है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख की तरफ भी बोफोर्स तोपें तैनात की गई थी। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कड़ा विरोध दर्ज कर रहा था, तब भारतीय प्रतिनिधि का माइक बंद हो गया। ऐसा भारतीय राजनयिक प्रियंका सोहनी के साथ हुआ। इस दौरान भारतीय राजनयिक के सामने संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव लियू झेनमिक बैठे थे। भारतीय राजनयिक प्रियंका सोहनी ने कहा, हम भौतिक संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आकांक्षा साझा करते हैं और हमारा मानना है कि ये समान और संतुलित तरीके से सभी के लिए व्यापक आर्थिक लाभ लेकर आएगा। लेकिन बीआरआई से भारत आसमान रूप से प्रभावित है और तथाकथित सीपीईसी में इसे शामिल करना भारत की संप्रभुता में दखल अंदाजी करता है। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा एफएटीएफ की बैठक के बाद आज भी उसके ग्रे लिस्ट से निकलने की कोई आसार नहीं है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहता है या आने वाले वक्त में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उसे IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं मिल पाएगा। ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाएगी। चीन पाकिस्तान की साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने तालिबान के प्रतिनिधि से दूसरी बार बात की है। मॉस्को में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। इससे पहले कतर में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत में भारत ने अफगानिस्तान की मानवीय मदद करने की बात कही है। अमेरिका के नए रक्षा गठबंधन ऑकस के जवाब में चीन ने रूस के साथ हाथ मिला लिया है। सुगारू जल डमरू मध्य में चीन और रूस की नौसेना ने साझा अभ्यास किया, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और तनाव बढ़ सकता है। चीनी पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह अभ्यास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ नए गठबंधन का जवाब है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहा आतंकवाद अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद और बढ़ गया है। कनाडा के एक थिंक टैंक का मानना है कि अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकी संगठनों की हिम्मत बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान की पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि देश में इमरान खान आने के बाद से ही देश के लोग महंगाई से पीड़ित हैं। सरकार की नीतियां पूरी तरह से विफल रही हैं। आंदोलनकारी वकीलों ने जरूरी सामानों की कीमतों को तुरंत कम करने की मांग की है। ड्रैगन धोखा देने से बाज नहीं आ सकता। लाओस से इसका नमूना सामने आया है। चीनी कंपनी ने लाओस की राजधानी वियंतनाने तक बुलेट ट्रेन पहुंचाने के लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया था। चीन ने रूट पर बुलेट ट्रेन का संचालन तो शुरू कर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन गंवाने वाले ग्रामीणों तक अब तक मुआवजा नहीं पहुंचा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक आज। पीएम मोदी आज लोगों को एम्स के झज्जर कैंपस
का तोहफा देंगे और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में आई आपदा के हालात का जायजा लेंगे। देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की और शाम करीब 3:45 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इन बैठकों से मंत्रियों को तमाम कल्याणकारी योजनाओं की ताज़ा जानकारी मिलने में मदद मिलती है। पीएम नियमित रूप से मंत्रिपरिषद की बैठकें करते हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री अहम मुद्दों पर प्रेजेंटेशन देते हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली के झज्जर कैंपस में विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन ने किया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को पटना पहुंच गए। राष्ट्रपति आज विधानसभा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ लगेगा और महापौध के पौधे रोपेंगे। कल सुबह राष्ट्रपति का महावीर मंदिर में दर्शन पूजन और पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने का कार्यक्रम है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के कारसेवकपुरम में आयोजित संघ की शारीरिक वर्ग शाखा में शामिल हुए। इस दौरान स्वयं सेवकों ने संघ प्रमुख के सामने अपनी शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया। आज भागवत रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। इसके अलावा निर्माणाधीन जन्मभूमि मंदिर के कार्यों का जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने उत्तराखंड दौरे के लिए देहरादून पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई लोगों ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। राज्य में भारी बारिश के बाद तबाही की स्थिति देखने को मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के कहर के चलते अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 70 लोग घायल हैं और 5 लापता हैं। भारी बारिश के बाद राज्य में तबाही के हालात देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर रास्ते बह गए तो कई जगह रेलवे ट्रैक भी धंस गए। बाढ़ से राज्य की बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। देश भर में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान सभी राज्यों में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकीलों ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। इससे पहले बुधवार को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन सहित सभी जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में आर्यन सहित 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की सीमा भी आज खत्म हो रही है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से बुधवार को ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की। जैकलिन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ईडी की नजर है। उनके मुताबिक जैकलिन का कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ भी कनेक्शन है। सूत्रों का कहना है कि एक्ट्रेस का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगरा क्यों पहुंची? सीएम योगी ने आगरा की घटना को लेकर सख्त एक्शन लिया और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में क्यों याचिका दायर हुई? तमाम राज्यों की बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस हिरासत में मारे गए सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की पत्नी और परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले दिन में उन्हें आगरा जाने से पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद काफी देर तक चले हंगामे के बाद उन्हें 4 लोगों के साथ आगरा जाने की इजाजत दे दी गई। आगरा में पुलिस हिरासत में हुई सफाई कर्मी की मौत के मामले में सीएम योगी ने पुलिस के आलाधिकारियों को तलब किया और मामले पर नाराजगी जाहिर की। मृतक के परिवार के आरोप पर 302 का मुकदमा दर्ज कर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे का चेक और एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया। कांग्रेस ने अपने आंदोलन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और उनके कोऑर्डिनेशन के लिए बुधवार को एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी के इस सेंट्रल कंट्रोल रूम को स्वीकृति दे दी है। कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए और तेजी से तैयारी कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को एक खत लिखा है और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, जिसमें पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका में 500 करोड़ के घोटाले की जांच ईडी से करवाने की सिफारिश की गई। बीजेपी ही पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका में सत्ता में है। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में कोतवाली थाने में दर्ज केस को लेकर रांची पुलिस आज कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। मामले में पुलिस ने होटल में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में एक जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस आगे ही कार्रवाई कर रही है।
दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे किसानों और रोड बंद करने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो संयुक्त मोर्चा एक बार फिर दिल्ली चलो की तैयारी की रणनीति बना रहा है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार मंदिरों के 2100 से ज्यादा किलो सोने को पिघलाने की तैयारी कर रही है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इसे अवैध बताते हुए कहा है कि मंदिरों के सोने का बिना सही ऑडिट किए सरकार जल्दबाजी में कदम उठा रही है। याचिका में राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ चंदगी राम अखाड़े के पास मोर्चा संभालेंगे, जहां वो प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के साथ रेड लाइट ऑन होने पर अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद करने का संदेश देंगे। टी20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। टीम इंडिया की दूसरी जीत। श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के मुकाबले में आयरलैंड को हराकर सुपर 12 में पहुंचा और आज क्वालिफाइंग राउंड में खेले जाएंगे 2 और मुकाबले। टी20 वर्ल्ड कप जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 टी20 वर्ल्ड कप। दुबई में शुरू हो रहे वर्ल्ड कप टी20 से पहले अपने दूसरे वार्म अप मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंद दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 153 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। भारत ने करीब 2 ओवर पहले ही 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वार्म अप मैच में भारतीयों की ये दूसरी जीत है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 60 रन की पारी खेली, वहीं केएल राहुल ने 39 और सूर्य कुमार यादव ने 38 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई। वहीं भारतीय गेंदबाज भी वार्म अप मैच के दौरान अच्छी लय में नजर आए। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की तरफ से जॉश बटलर ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। 163 रन का पीछा करने मैदान पर उतरी कीवी टीम 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच हुए वार्म अप मैच में अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 56 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर अफगानिस्तान ने 189 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 133 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैच में 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 186 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से रासी वान डर डुसैन 51 गेंदों पर नाबाद 101 रन बना पाए। तेम्बा बावुमा ने भी 42 गेंद पर 46 रन की पारी खेली। टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के 7वें मुकाबले में नामीबिया ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने 164 रन बनाए, जिसे नामीबिया ने 4 विकेट खोकर 19 ओवर में ही हासिल कर लिया। टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड 8वें मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को 70 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। वहीं आयरलैंड की टीम 101 रन ही बना सकी। हसरंगा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मैच बांग्लादेश और पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। बांग्लादेश ग्रुप बी के लीग मैच में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगा। क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मुकाबले में आज ओमान और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्कॉटलैंड की टीम ओमान के खिलाफ ग्रुप बी लीग मैच में विजय अभियान जारी रखकर जीत के साथ सुपर 12 में पहुंचने की कोशिश करेगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।